हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथलर्न। और आज हम क्लास 11 के एक्सरसाइज 2.3 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। रिलेशंस एंड फंक्शंस के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और जिसमें हम बता चुके हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। उससे पहले हमने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ए से सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होते हैं, और फिर हमने बताया फिर रिलेशन क्या होते हैं, क्योंकि रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक रिलेशन तो है, क्योंकि एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहने का मतलब है, अगर आप सेट ए से सेट बी में कोई रिलेशन ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले ए क्रॉस बी बनाना पड़ेगा, और ए क्रॉस बी जितना भी आपका सबसेट बना, हर सबसेट क्या है, सेट ए से सेट बी का कोई ना कोई रिलेशंस को शो करता है। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया, हमने सिर्फ बात किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं जानने से हम रिलेशंस को समझ नहीं पाएंगे। अब ये भी बता रहे हैं, आप रिलेशंस जब तक नहीं समझ पा रहे थे, आप फंक्शंस नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि फंक्शंस भी एक रिलेशन है। हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। कहने का मतलब है, कोई स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन है, सो ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। तो ये जो रिलेशन जो हम बता रहे हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस, ये किस तरह का स्पेशलिटी है जो हम इसको फंक्शंस कहेंगे। चलिए इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल कहिए या स्टोरी कहिए, उसके मीडियम से हम समझते हैं। सोच लीजिए, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ट्रेन खड़ी है ए, दूसरी ट्रेन खड़ी है बी, और तीसरी ट्रेन खड़ी है सी। ए जाने वाला है दिल्ली, ए जाने वाला है दिल्ली, बी जाने वाला है मुंबई, और सी भी मुंबई जाने वाला है। मुंबई के लिए 2 ट्रेन है, बी और सी। ए के लिए, दिल्ली के लिए ट्रेन ए है। अब लोग क्या करेंगे, टिकट लेंगे, अपना अपना टिकट लेंगे। जो दिल्ली के लोग हैं वो ए पर बैठ जाएंगे, और जो मुंबई जाने के लोग हैं वो या तो बी पर बैठ जाएंगे, नहीं तो सी पर बैठ जाएंगे। अब मानिए आपको किसी दिन बताया, अरे भाई ये बी कभी मुंबई जाती है और कभी दिल्ली भी जाती है, बी कभी मुंबई जाती है और कभी दिल्ली भी जाती है, तो क्या बी पर आप टिकट लेंगे? बी पर अगर बैठ जाएंगे तो आपको मालूम नहीं कि ये ट्रेन आज मुंबई जा रही है कि दिल्ली जा रही है। सो यहां पर सिर्फ कंफ्यूजन रह जाएगा। जितने भी लोग बी पर बैठेंगे उनको कंफ्यूजन रह जाएगा कि भाई टिकट लेके बैठ गए, मेरे को जाना है मुंबई, अब पहुंच गए दिल्ली, तो क्या करेंगे? दिल्ली जाके रोना पड़ेगा। या तो जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं वो पहुंच गए मुंबई, तो उनको भी मुंबई जाके मुंबई नगरी में पहुंच जाएगा। तो ये तो बहुत गलत बात है। यहां पर टोटल कंफ्यूजन हो जाएगा जो बी पर बैठेंगे उनके लिए। इस स्टोरी को आप याद रखना, ये फंक्शन जब बताएंगे तो आपको काम में आने वाला है। तो ये जो बी ट्रेन है, ये फंक्शन ठीक नहीं कर रहा है, यहां पर कंफ्यूजन है। देखिए, हम मोबाइल से अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वीडियो का बटन जब दबाए हैं तो यहां पर हमारा गाना नहीं बज रहा है, यहां पर वीडियो हो रहा है, शूट हो रहा है, यानी कि हमारा मोबाइल ठीक ठाक फंक्शन कर रहा है। लेकिन अगर हम मोबाइल का वीडियो को आइकन को दबाया और वो गाना बजने लगा, या तो मेरा व्हाट्सएप खुल गया या तो फेसबुक खुल गया, तब हम क्या कहेंगे? हम इसको दुकान पे ले जाएंगे और कहेंगे, भाई ये मोबाइल का फंक्शन ठीक नहीं हो रहा है, इट इज नॉट फंक्शनिंग वेल। तो यही है हमारा फंक्शन। अब हम इसको
जो सेट पढ़े हैं, सेट के हिसाब से हम समझते हैं कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। देखो बच्चों, आपके किताब में ऐसा डेफिनेशन लिखा होगा, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन। रिलेशन ए से एक रिलेशन सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन किया गया है, वो तभी फंक्शन होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज one and only one image in set B. Every element of set A will have a one and only one image in the set B. इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। हालांकि जब हमने रिलेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि x से जब y का मैपिंग होता है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स के साथ जब सेट बी का मैपिंग होता है, जो मैपिंग सेट बी में होता है उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज। यानी कि यहां पर देख रहे हैं एक सेट ए है, यहां पर सेट बी है। बी में देखिए, बी सेट में अल्फा बीटा गामा है और ए सेट में ए बी सी है। और यहां पर हम ये डायग्राम से दिखाए हैं, ए का रिलेशन किससे है, अल्फा से है। तो यानी कि अल्फा क्या कहलाएगा, अल्फा इज इमेज ऑफ ए। जो सेट बी में होता है, जिसका रिलेशन होता है, जिसके साथ जिसका रिलेशन होता है, इसको कहा जाता है दूसरे वाला का इमेज। सो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन है, अगर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, देन दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन। तो इसका रिलेशन को बनाते हैं। पहले इसका रिलेशन को अगर बनाते हैं तो देखिए क्या क्या हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनता है। क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, जब रिलेशन हम ए टू बी का इस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख रहे हैं ए कॉमा अल्फा, बी कॉमा अल्फा, सी कॉमा बीटा, ये हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है। तब इस रिलेशन में देखिए ए का क्या क्या एलिमेंट है, ए बी और सी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेट ए का हर एलिमेंट बी में मैपिंग होना चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं ए बी और सी सारे बी के किसी ना किसी एलिमेंट से मैपिंग किया हुआ है। यानी कि these elements A, B and C have their images in set B. If every element of set A has one and only one, तो A का क्या है, A का एक ही इमेज है, वो है अल्फा। B का भी एक ही इमेज है, जो है अल्फा। बात को समझिए कि ये एलिमेंट जो A, B, C है, उनका एक ही इमेज है, वो है अल्फा। बी का भी है अल्फा, चलेगा। सी का है बीटा, ये चलेगा। तो एज पर आवर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये क्या है, ये एक फंक्शन है। अब आप जो एग्जाम्पल दिए थे ट्रेन के बारे में सोचिए। अल्फा ए क्या है, अल्फा ये दिल्ली को जाता है, बी भी दिल्ली को जाता है, ये ट्रेन दिल्ली को जाता है, बी ट्रेन भी दिल्ली को जाता है, और सी ट्रेन सोच लीजिए अहमदाबाद जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिल्ली जाने वाले लोग ए में बैठेंगे या बी में बैठेंगे, और अहमदाबाद जाने वाले लोग सी में बैठ जाएंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है। लेकिन कंफ्यूजन हो तो फिर तो सॉल्यूशन का पता नहीं और वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो दिस इज ए फंक्शन। हम अगर खोज रहे हैं कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है, तो हमारा
इस तरह का अगर क्रॉस डायग्राम बना लेंगे तो देख लेंगे कि किसके साथ किसका मैपिंग हो रहा है, फिर तो आपको पता चल जाएगा which relation is function and which are not function। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। ए से बी का रिलेशन है, ए से बी का रिलेशन है, और यहां पर हम अगर इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ए कॉमा अल्फा, ए कॉमा बीटा, बी कॉमा बीटा और सी कॉमा गामा। अब देखते हैं यहां पर कंफ्यूजन है या नहीं। ए को देखिए अल्फा के साथ है और ए क्या है, बीटा के साथ भी है, लेकिन डेफिनेशन कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, लेकिन यहां तो ए का दो इमेज हो गया, एक अल्फा भी एक बीटा भी। यहां पर तो कंफ्यूजन है, यहां पर जो टिकट लेके बैठ गए हैं उनको पता नहीं कि ट्रेन मुंबई को जाएगा या दिल्ली को जाएगा। तो अगर कंफ्यूजन है तो ये फंक्शन नहीं है। सो आपको क्या बताना है, सिंस एलिमेंट ए of this first set has two images in set B, they are alpha and beta, so this relation is not a function। so हम इसको कर सकते हैं, it is not a function। उम्मीद है आपको कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है वो आपको सेग्रीगेट करने के लिए आइडिया क्लियर हो रहा है। चलिए थर्ड को देखते हैं। यहां पर भी आप रिलेशन को लिख लो। ऑर्डर्ड पेयर हम लिख रहे हैं ए कॉमा अल्फा, बी कॉमा बीटा, सी कॉमा बीटा और डी का किसी के साथ रिलेशन है नहीं। तो देखो हर चीज में देखोगे ये रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट तो है, सो दिस इज ए रिलेशन। लेकिन क्या ये फंक्शन है या नहीं ये हमारा ढूंढने का है आज। यहां पर हम देख रहे हैं ए का अल्फा के साथ रिलेशन है, ठीक है, बी का बीटा के साथ है, यानी कि ए का इमेज अल्फा है, बी का इमेज बीटा है, सी का भी एक इमेज है वो बीटा है, तो सी भी। लेकिन डी क्या है, डी तो यहां छूट गया, डी इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन। दैट मीन्स यहां पर जो लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यहां तो डी का कोई इमेज यहां है नहीं। सो जब कोई भी एलिमेंट अगर छूटा है कि उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, it doesn't have any image in set B, so this relation is not called a function। Every element of A should have one and only one image in set B, then it is said to be a function। अब बच्चों हम कुछ functions का टाइप्स होते हैं, उन कुछ टाइप्स को देखेंगे, उनका ग्राफ्स देखेंगे और हम उनका डोमेन और रेंज भी देखेंगे। हाँ, आपको जो एक्सरसाइज 2.3 में है आपको फंक्शंस दिए रहेंगे और उसके डोमेन और रेंज आपको निकालना है। और डोमेन और रेंज तो आपको मालूम है, हम रिलेशंस में खूब कर चुके हैं। डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। डोमेन होते हैं जो हमारा रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट, जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जो रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं। तो हम फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, ग्राफ तो आप शायद क्लास 9 में भी कर चुके हैं, उसी तरह का ग्राफ करेंगे हम लोग और देखेंगे
हर फंक्शंस का डोमेन और रेंज क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस शॉर्ट में लिख रहे हैं, फंक्शंस, उनके ग्राफ, और हम बात करेंगे डोमेन्स और डोमेन एंड रेंज। ईच टाइप ऑफ फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे, डोमेन देखेंगे और रेंज को भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम कुछ आइडेंटिटी फंक्शन देखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन, फिर हम देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, फिर मॉड्यूलस फंक्शन, फिर इसमें आएगा सिग्नम फंक्शन। सभी के बारे में बात करेंगे। फिर आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, और लास्ट में बात करेंगे रैशनल फंक्शन। हो सकता है इस वीडियो में सारे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बात ना करें, 2-3 करेंगे और रेस्ट को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब फंक्शन हम कैसे लिखते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए, बचपन से आपने इस तरह का इक्वेशन तो पढ़ चुके हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 या y इक्वल टू 2x प्लस 3। तरह तरह के इस तरह का इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं जिसमें 2 वेरिएबल है। अब देखो बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या मतलब है? x का वैल्यू अगर 1 होगा तो x का वैल्यू जो आप डालेंगे 1 के स्क्वायर के साथ फिर 1 को ऐड करेंगे, वही आपको y का वैल्यू मिलने वाला है। सो आप जब भी इस तरह का मैथ किए हैं तब इसमें आपको कहा गया है when x इक्वल टू 2। सो आपका यहां पर आंसर आता है 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। x का वैल्यू अगर यहां पर दे दे -2, तो भी देख रहे हैं -2 का स्क्वायर प्लस 1 5 ही आने वाला है। अगर दे दे x का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो हम देख रहे हैं x का वैल्यू जब भी हम चेंज करें y का वैल्यू चेंज हो रहा है। दैट मीन्स y इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ x। इसी को हम कहते हैं y इज डिपेंडेंट ऑन x। y क्या है? सारे इक्वेशन में जहां पर y इक्वल टू एक्स प्लस कुछ इस तरह का दिया रहता है, दैट मीन्स y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। यानी कि y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x का जो वैल्यू है उसी पर है। इसको कहा जाता है, दैट मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन x, सो y इज फंक्शन ऑफ x। और इसे इस तरह भी लिखा जाता है y इक्वल टू fx। अब आप अपने किताब में जब भी देखेंगे इस तरह का हो सकता है नहीं लिखा रहेगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप अब क्लियरली आप समझ सकते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको रिलेट करने में थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि शुरू में इस तरह का fx दिया रहेगा तो आप सोचेंगे क्या है कुछ भी नहीं है,
fx का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वन का एक फंक्शन है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या है? y इज ए फंक्शन ऑफ x। फंक्शन क्यों बोला जा रहा है? x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा y का वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी कि हम मोबाइल पे जो जो बटन दबा रहे हैं वैसा ही काम हो रहा है। दे आर द फंक्शन। सो x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है y हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है। सो y इज ए फंक्शन ऑफ x। सो इसी को y को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल टू fx। इस तरह से हम लिखेंगे। तो जब हम फंक्शंस किस तरह से लिखा जाता है और फंक्शन का मतलब क्या होता है ये समझ गए। पहला फंक्शन देखते हैं जो है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। ये है हमारा पहला फंक्शन। इफ fx इक्वल टू x, दिस इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। इफ fx इक्वल टू x, इसका क्या मतलब है? अब तो आप क्लियरली समझ रहे हैं। इसका मतलब ही है y इक्वल टू x। y का वैल्यू क्या है? x का इक्वल है। तो हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ किस तरह से शो करता है। जीरो कमा जीरो, तो ग्राफ बनाने का हम जब क्लास 9 में सीखे थे तो इसी तरह सीखे थे कि x और y का कुछ डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और x, y कोऑर्डिनेट लेते हैं और उसको हर पॉइंट को प्लॉट करते जाते हैं, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो x इक्वल टू y, तो x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू होगा क्या? 1। x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y भी 0 होगा, क्योंकि यहां पर y इक्वल टू x है। यहां पर अगर 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? यहां पर अगर -1 लेंगे तो y का वैल्यू भी -1 आएगा। यहां पर 2 लेंगे तो 2 आएगा, -2 लेंगे तो -2 आएगा। तो हमारा पॉइंट किस तरह से बन रहा है? 1, 1, 0, 0, -1, -1, 2, 2, -2, इस तरह से। चलिए इसका प्लॉट करते हैं। 1, 1, तो 1, 1 यहां बनेगा, 0, 0 तो यहां है, -1, -1 यहां बन गया, -2, 2, 2 कुछ यहां बनने जा रहा है, -2, -2 यहां बनेगा। तो अगर ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये लाइन बिल्कुल सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। दिस ग्राफ विल बी ए लीनियर ग्राफ। आप देख ही रहे हैं ये y इक्वल टू x या क्या है? x तो एक लीनियर इक्वेशन है, जहां पर डिग्री x का 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन होता है, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन, जहां पर y का वैल्यू x के बराबर है, यानी कि fx इक्वल टू x। अब इस तरह का फंक्शन के लिए हम डोमेन का चर्चा करते हैं। तो डोमेन क्या होगा? अब देखो इस लाइन पर यहाँ क्या क्या आप नंबर ले सकते हैं। आप तो देख चुके हैं, 0 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3, -4, -5, इन्फिनाइट माइनस ले सकते हैं, इन्फिनाइट पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, रूट भी ले सकते हैं। यहाँ पर ले लीजिए √2, √3, क्योंकि √2, √3, √5, √7 सभी तो आप नंबर लाइन पर
प्लॉट कर सकते हैं, और जो भी आप नंबर लाइन पर रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं वो आप यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, और x का वैल्यू आप वो डालेंगे तो y भी वही मिलेगा, क्योंकि ये है ही f(x) = x। यानी कि डोमेन क्या है आपका, रियल नंबर में जो भी है सारे आपका डोमेन में आएंगे। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, -∞ to +∞, और दोनों तरफ ओपन रखेंगे, -∞ से ∞, यानी कि जितने भी रियल नंबर है सारे आपके इसके डोमेन में आ जाएंगे। अब डोमेन का मतलब तो आप जानते हैं, जितने भी x का वैल्यूज है उन्हें डोमेन का एलिमेंट्स बोलेंगे, और जितने भी x के साथ आप कॉरेस्पॉन्डिंग y को आप देख रहे हैं, जितने भी रिलेटेड, जितने भी x के एलिमेंट्स y के साथ रिलेट करेंगे, यानी कि उनका इमेज बनाएंगे, वो सारे हमारा रेंज में आ जाएंगे। यानी कि जब जितने भी रैशनल नंबर है सभी का जब आपको इमेज यहाँ मिल रहा है तो हमारा रेंज भी क्या होने वाला है, रेंज भी हमारा रियल नंबर ही बनेगा, या -∞ से +∞, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको आइडेंटिटी फंक्शंस समझ में आ रहा है, बहुत आसान सा है। चलिए हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन का। यहां पर f(x) अगर रहे c, पर c इज ए कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, अब आपका मालूम है कि f(x) का मतलब है y क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमें जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस पर लेते हैं और x, y को प्लॉट करते हैं, इसीलिए हम आसानी से समझने के लिए सोच लेते हैं y = f(x). तो अगर y का वैल्यू कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, चलिए आपको अगर c दिखता है तो लगता है कि सर ये कहाँ कांस्टेंट है, ये भी तो एक वेरिएबल ही है, लेकिन है हम इसको कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट किए हैं। चलिए आपको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस तरह का एग्जांपल ले लीजिए, f(x) = 3। अब इसका हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये तो हम क्लास 9 में भी कर चुके हैं। x(x'), y(y'), ये बन गया हमारा 0,0, ये है हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ भी -1 -2 -3 -4, y एक्सिस पे भी नीचे जाएगा तो -1 -2 -3 -4, इस तरह का हम ग्राफ पेपर बोर्ड पर ही बना लिए। चलिए f(x) = 3, इसका मतलब आप समझ गए हैं y = 3, y = 3। अब हम जब ग्राफ के लिए वैल्यूज लेंगे तो क्या x और y, x का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए 3, y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू तो यहाँ पर कुछ भी लीजिए, y क्या रहेगा, y 3 ही रहेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन ही दिया हुआ है f(x) = 3। आप x का वैल्यू कुछ भी डालो, आपका आउटपुट क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। एक ऐसा मशीन है जिसमें कुछ भी डालो वो प्रोडक्ट एक ही आने वाला है, दूसरा कुछ नहीं आने वाला है। जैसे आप एक प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको कोई भी आप नंबर डालते हैं तो उसको 0 बना देता है,
यानी कि मल्टीप्लाई कर देता है 0 से। तो 1 डालोगे तो 1 इंटू 0 0 बनेगा, 5 इंटू 0 0 बनेगा। तो आप कुछ भी इनपुट डाल रहे हो, 1 2 3 4 √3 √15 कुछ भी डाल रहे हो, माइनस डाल रहे हो, आपका आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट इज ऑलवेज 0। तो इस तरह का आप समझ रहे हैं कि कांस्टेंट निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे इस एग्जांपल में x का वैल्यू कुछ भी डालो, y हमेशा 3 ही आने वाला है। x का वैल्यू अगर 0 है तो y 3 ही बनने वाला है। x का वैल्यू अगर -2 है तो y का वैल्यू 3 आने वाला है, क्योंकि दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये, आप x का वैल्यू कुछ भी डालोगे तो y क्या होगा? y एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाला है। तो चलिए इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। x जब 0 है, y का वैल्यू 1 2 3 3 है, यानी कि ये बन गया 0,3। x जब 3 है, y भी 3 है, चलिए 1 2 3 3 है, तो y का वैल्यू हमें 3 मिल रहा है, यानी कि 3,3। x का वैल्यू -2 है, 1 2 -2, फिर भी y का वैल्यू 3 ही आ रहा है, यानी कि -2,3। अब हम जब इन पॉइंट्स को लाइन खींचेंगे तो मेरा ये ग्राफ क्या दे रहा है? ये ग्राफ बता रहा है दिस इज कॉल्ड y = 3। ये जो ग्राफ है दिस इज y = 3, यानी कि fx = 3। समझ रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन का हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं? हालांकि ये आपको पहले भी मालूम था। चलिए अब हम इसका डोमेन और रेंज का बात करते हैं। डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब देख रहे हैं डोमेन पे क्या हम कुछ भी डाल सकते हैं। x का वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, माइनस में इंफिनिटी, प्लस में इंफिनिटी, लेकिन हमें तो आउटपुट वही आने वाला है जो हमारा fx = c, जो भी कांस्टेंट टर्म है वही आने वाला है। यहां आप एग्जांपल लगा कर दिखाए हैं 3। तो डोमेन हमारा सेम बनेगा, ऑल रियल नंबर्स। ये तो आप समझ रहे हैं कि डोमेन जितने भी हमारा परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x है, परमिसिबल वैल्यूज तो सारे हैं, आप x डालिए, x का वैल्यू कुछ भी डालिए, आपको डिनाई नहीं करेगा, लेकिन आउटपुट में आपको 3 ही देगा। सो y इज फिक्स्ड, वैल्यू ऑफ y इज फिक्स्ड, यानी कि आउटपुट फिक्स्ड है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है fx = कांस्टेंट। अब इसका डोमेन समझ गए तो रेंज देखते हैं। रेंज क्या है? 3 के साथ 3 का, 0 के साथ 3 का, -2 के साथ 3 का, -9 के साथ 3 का, सभी तो हमारा सिर्फ रेंज में क्या मिल रहा है? एक ही एलिमेंट है जो सारे x के सारे वैल्यूज के साथ रिलेटेड है। सो हमारा रेंज में और कुछ भी नहीं है अलावा 3 के। अलावा 3 के हमारे रेंज में एक भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम रेंज क्या लिखेंगे? रेंज इस एग्जाम्पल के लिए 3 लिखेंगे, नहीं तो हमारा आप समझ गए हैं 3 5 -2 -3 कुछ भी है, इसका मतलब है C इज एन नंबर। C इज ए नंबर, यहां पर C इज ए नंबर जो रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो C है यही तो हमारा सभी के साथ मैपिंग हो रहा है, यानी कि रेंज हमारा सिर्फ C होने वाला है। उम्मीद है कांस्टेंट फंक्शन का भी आप डोमेन और रेंज समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस टर्म भी आपका मालूम है, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कराया,
उसमें भी मॉडुलस बताया। मॉडुलस यानी कि मॉड। अगर मॉडुलस ऑफ x बोलते हैं तो इसको किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है, दो वर्टिकल डंडियां लगाते हैं और बीच में नंबर को लिखते हैं। यानी कि x का वैल्यू अगर हम, ये मॉडुलस का मतलब है x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो हमारा आउटपुट 2 आता है। x का वैल्यू अगर -3 रखते हैं तो हमारा आउटपुट 3 आता है। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 0 आएगा। x का वैल्यू अगर -10 रखते हैं तो मॉडुलस से निकलने के बाद वो नेगेटिव नहीं रहता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। कुछ भी वैल्यू रखो, यहाँ पर 10 रखो तो 10 निकलेगा, -10 रखो तो +10 निकलेगा। क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना, प्लस या माइनस इसका डायरेक्शन शो नहीं करना। तो इसीलिए मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस फंक्शंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सारे नंबर का पॉजिटिव वैल्यू ही निकालेगा, क्योंकि दैट इज द मैग्नीट्यूड। देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या है। तो जब हमारा फंक्शन दिया रहे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, अब आपको बता चुके हैं कि x का वैल्यू आप कुछ भी लो, x का वैल्यू आप कुछ भी लो तो ये पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। तो इसका डायरेक्ट हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखने के लिए हमारा वही टेक्निक रहेगा, x और y के कुछ वैल्यूज लेंगे, यानी कि यहां y इक्वल टू fx, यह तो हम समझ गए हैं। जब तक आप बहुत कंफर्टेबल ना हो जाओ, थोड़ा y इक्वल टू fx आप सोच लो या तो साइड में लिख लो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, y का वैल्यू क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं, y का वैल्यू 1 आने वाला है, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर इस दो डंडों के बीच में -1 को रखते हैं, यानी कि मॉड ऑफ -1 इज ऑलवेज 1, ये तो आपको मालूम हो चुका है। तो -1 रखते हैं तो 1, 1 रखते हैं तो 1, 2 रखते हैं तो 2, -2 रखते हैं तो +2, इस तरह से होता जाएगा। यानी कि x में कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, x का ही वैल्यू दे रहा है, लेकिन उसका प्लस दे या माइनस दे, आपको ऑलवेज y का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका जब ग्राफ बनाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4। अब 0,0 तो 0,0 ये बनेगा, -1, -1, -1, ये -1 है, लेकिन y क्या है? 1 है, ये बन गया हमारा -1,1। फिर है 1,1, 1,1, 1 और ये 1, ये बन गया हमारा 1,1। 2,2, 1, 2, 2,2, ये बन गया हमारा 2,2। -2, इधर जाएगा 1, 2, और ये लेकिन बनेगा ऊपर में y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए -2, x का वैल्यू -2, लेकिन y का वैल्यू +2। तो इस तरह से हम जब हमारा ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमारा दिखने में आएगा इस तरह का ग्राफ। तो ये जो है हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन नंबर 3।
आपको उम्मीद है समझ में आया कि ये ग्राफ किस तरह से प्लॉट हुआ। अब इसका हम डोमेन और रेंज देखेंगे बाकी दो फंक्शंस के तरह। चलिए डोमेन हम देखते हैं। डोमेन क्या है? डोमेन आप क्लियरली देख रहे हैं, 0, -1, +1, +2, +3, +100, +1000 और -1 जितना भी दे सकते हैं। तो सारे हमारा रियल नंबर x के लिए परमिसिबल है, इसलिए हम लिख सकते हैं डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। और ये भी लिखिए, इंटरवल में लिखिए, कोई तकलीफ नहीं, -∞ टू ∞, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज देखो बच्चों, यहां पर नेगेटिव आने वाला नहीं है, ये नेगेटिव आने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको कभी भी रियल नंबर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। हाँ, आप इसको लिख सकते हैं आर पॉजिटिव, सारे रियल नंबर के जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसको आप लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और ये +∞ तक जाएगा, +∞ तक जाएगा। तो यहां पर आप यहां पर ओपन ब्रैकेट दीजिए, लेकिन 0 तो y का वैल्यू यहां पर ग्राफ पर आप दिख रहे हैं, y का वैल्यू 0 है, इसलिए यहां पर क्या देना पड़ेगा? यहां क्लोज ब्रैकेट देना पड़ेगा। इसका मतलब है 0 इज इंक्लूसिव इन दिस सेट। तो 0 ये जब इंटरवल में दिखाएंगे तो 0 विल बी क्लोज्ड इंटरवल और इन्फिनिटी को तो हम हमेशा ओपन इंटरवल से ही दिखाते हैं। तो ये है हमारा मॉडुलस फंक्शंस का डोमेन और रेंज। उम्मीद है डोमेन और रेंज किस तरह से होता है, किस तरह से हम समझते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। बच्चों इस पार्ट में हम इसी 3 फंक्शंस के बारे में बात किया और अगला 3 फंक्शन जो सिग्नम, पॉलिनोमियल, रैशनल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे हमारा डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन उसको हम वादा करते हैं आसान लैंग्वेज में सिखाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, फंक्शंस का हलवा बना देंगे, एकदम चिंता करने की बात नहीं है। आप सिर्फ देखते रहिए हमारा नेक्स्ट पार्ट भी, और उसमें हम 2.3 का जितने भी एक्सरसाइज का सवाल है उसको भी करेंगे। बिल्कुल आसान है फंक्शंस, या इतना ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी कराएंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आपको जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए जरूरत होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बने रहिए मैथलर्न चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू इट नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।